साथियों, शुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। साथियों, समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में जैसा कि आपको पता होगा कि मुख्य परीक्षा में एक निबंध का प्रश्न पत्र होता है और इसमें 3 खंड से एक एक निबंध चुनकर 3 निबंध लिखने होते हैं। प्रत्येक निबंध 40 अंक का होता है, अर्थात पूरा प्रश्न पत्र 120 अंक का होता है और आपको प्रत्येक निबंध 600 शब्दों में लिखना होता है। जैसा कि पीसीएस मेंस में जो निबंध होता है वो 700 शब्दों में लिखना होता है, लेकिन समीक्षा अधिकारी का जो निबंध होता है वो 600 शब्दों का लिखना होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी मूल बातें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं जिससे आपका निबंध अधिक प्रभावी हो। तो आज हम निबंध लेकर आए हैं जिसका विषय है किसानों की आय दुगनी कैसे हो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें जिससे कि नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का विषय, आज का निबंध, ये पहला निबंध है किसानों की आय दुगनी कैसे हो। तो सबसे पहले तो आपको निबंध के बारे में कुछ मूल बातें बता दें कि निबंध कैसे लिखें जिससे उसका अच्छा प्रभाव पड़े परीक्षक पर और आपको निबंध में 40 में 25 से अधिक ही अंक मिले, 25 से लेकर और कभी कभी 30 तक मिल जाते हैं एक एक निबंध में। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखते हैं सबसे पहले तो क्या है, आपको ये आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारी कॉपी है, उत्तर पुस्तिका है, ये लाइन वाली है, सॉरी बिना लाइन वाली है और इधर इधर इसमें मार्जिन खींचा है। बिना लाइन का अर्थ है कि इसमें देखिए लाइन नहीं खींची है जिस पर आप लिख सकते हो। ये प्लेन पेपर होता है A4 साइज का जिसको बोल सकते हैं। तो आप भी अब प्रयास करिए कि चूँकि पहले तो हम सब लिखते आए हैं लाइन वाली उत्तर पुस्तिका पर, और चूँकि वो बहुत सहायक होती है आपको सीधा लिखने में, लेकिन जैसे ही आप आयोग जाएंगे वहाँ देखेंगे कि वहाँ की जो उत्तर पुस्तिका है वो सादे पन्ना होता है, उसमें मतलब उसमें लाइन नहीं होती है और हम लिखना प्रारंभ करते हैं। अगर आप पहली बार वहाँ जाएंगे और लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक तरफ से लिखना प्रारंभ करेंगे तो तिरछा जरूर हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, और वो फिर देखने में भद्दा लगता है और अप्रत्यक्ष रूप में ही सही परीक्षक आपको उसके अंक काट लेते हैं, परीक्षक अंक काट लेता है। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले कि स्पाइरल वाली या बिना स्पाइरल वाली जिसमें साइड में स्टेपल लगा होता है और टेप चिपका होता है, वैसी एक प्लेन उत्तर पुस्तिकाएं आती हैं। वो आप अच्छी जो बुक्स की किताब वो हैं दुकानें वहाँ पर मिल जाएंगी, तो वो खरीद लीजिए और अपनी आदत डालिए कि आप लाइन वाली जो पुस्तिका है उसको छोड़ दीजिए और बिना लाइन वाली उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने की आदत डाल लीजिए। दूसरी बात जो आपको बताएं, निबंध लिखने में सबसे अधिक गलती होती है वो ये होती है कि कई साथी हमने देखा है कि निबंध लिखते हैं और उसमें जो है विषय नहीं डालते हैं। तो ये गलती आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग विषय अवश्य डालिए, क्योंकि अगर आप विषय नहीं डालेंगे तो फिर परीक्षक जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन कर रहा होगा उत्तर पुस्तिका का, तो उसको जो है विषय ढूंढना पड़ेगा, आपके इसका निबंध की प्रस्तावना पढ़नी पड़ेगी या निबंध की कुछ लाइन ऊपर की पढ़नी पड़ेगी उसका विषय खोजने के लिए। तो वो जो है फिर उसके मन में एक खिन्नता का भाव आएगा और ये खैर विषय न लिखना भी एक इसका नकारात्मक प्रभाव होता है और विषय लिखना भी चाहिए। तो आप लोग विषय अवश्य लिखें। कैसे लिखेंगे आपको बता दें हम। यहाँ पर डालिए उत्तर संख्या, यहाँ पर उत्तर संख्या, जैसे 3 प्रश्न होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो पहले का देखिए कौन सा आप चयन कर रहे हैं विषय, का खा गा में से। तो मान लीजिए पहले का है ये, ठीक है, तो 1 का डाल दीजिए, उत्तर संख्या 1 का, और विषय ये काले पेन से लिखे, विषय जो है किसानों की आय दुगनी कैसे हो, इतना लिखकर उसके बाद नीले पेन से अपनी बात प्रारंभ करिए। प्रयास कीजिए कि ये जो कोटेशन लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं कहीं के या किसी कवि की कुछ पंक्तियां लिखते हैं जो आप, ये भी काले पेन से ही लिखें। इसके बाद आपको एक चीज़ और गौर करनी है कि मार्जिन लाइन के दोनों तरफ आपको कुछ नहीं लिखना है, इधर या इधर। मेरे हिसाब से मैंने खैर अपनी कभी मूल्यांकन की हुई उत्तर पुस्तिका देखी नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि जो ये स्थान होता है ये परीक्षक अंक प्रदान करने में इसका उपयोग करते हैं, यानी परीक्षक जो है अंक वो इधर साइड में या इधर साइड में कहीं पर देते होंगे, या हो सकता है इसका कोई दूसरा प्रयोजन हो, मुझे नहीं पता है बहुत अच्छे से। अच्छा, इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अब आते हैं निबंध अपने विषय पर। तो इसमें निबंध की पूरी रूपरेखा बात करते हैं निबंध पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कुछ चीज़ें जो मूल हैं वो बताते हैं। आप लोग देख लीजिए, निबंध कभी भी आप प्रस्तावना जो है बहुत लंबी नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है 3 3 6 और 2 8, केवल 8 पंक्तियों की प्रस्तावना है। तो आप प्रयास करिए कि आपकी प्रस्तावना जो है वो 7 या 8 पंक्तियों से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूरे निबंध में आप 7 या 8 पैराग्राफ बनाएं। 7 या 8 पैराग्राफ का अर्थ है कि एक प्रस्तावना का हो गया, एक उपसंहार का हो गया, और बीच में 4 या 5 पैराग्राफ और बनाने हैं, ठीक है। बहुत अधिक पैराग्राफ नहीं बनाने हैं कि मान लीजिए आपने 10-12 पैराग्राफ बना दिए, या बहुत कम भी नहीं बनाने हैं, 3 ही 4 पैराग्राफ बनाए, 2 ये हो गए और 2 बीच में और बनाए, उसका अर्थ है कि आपने बड़े बड़े पैराग्राफ बनाए। तो ये भी नहीं करना है, पैराग्राफ बहुत बड़े भी ना हो और बहुत छोटे भी ना हो, 3-3 4-4 लाइन के पैराग्राफ ना हो। एक पैराग्राफ जो है औसत 6 या 7 लाइन का हो,
यानी कि 6-7 लाइन में औसतन हम जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि 75 से 80 शब्द आप लिखते होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आती है, कई साथी पूछते हैं कि निबंध कितने पेज का लिखा जाए। तो चूँकि समीक्षा अधिकारी परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा में निबंध होता है 600 शब्दों का लिखने को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप ये जो है कितने पेज लिखा जाए, ये आपकी लिखावट पर निर्भर करता है कि आप एक पेज में कितने शब्द लिखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ साथी जो हैं एक पेज में 140-150 शब्द तक लिखते हैं या 130 शब्द लिखते हैं, और कुछ होते हैं जो 100, 110, 115 तक लिखते हैं। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। लेकिन मेरी सलाह आपको यही है कि आप एक पेज में 100, 110, 115 ही शब्द लिखें। इससे अधिक आप लिखेंगे तो आप कुल मिलाकर आपके 600 शब्द जो हैं, आप मान लीजिए 130, 140 शब्द लिखते हैं, तो आपके 600 शब्द जो हैं वो 4 या 4.5 पेज में ही हो जाएंगे। और वहाँ पर आप जब उत्तर पुस्तिका देखेंगे लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में जो मिलती है निबंध लिखने के लिए, उसमें जो है कुल 6 पेज अलाट होते हैं एक निबंध के लिए। 6 पृष्ठ मिलते हैं, उसमें आपको निबंध लिखना होता है। जैसे आपको बताते हैं, जैसे ये मान लीजिए पेज है, यहाँ पर ऊपर लिखा होगा प्रश्न संख्या 1, का खंड दिया होगा, निबंध लिखा होगा, खा लिखा होगा और गा लिखा होगा। इसके बाद फिर आप यहाँ पर अपना डाल के उत्तर संख्या इतना, उत्तर संख्या 1 और का खा गा में जो चयन कर रहे हो वो करके लिखेंगे। ठीक है, इतनी जगह आपको ये प्रश्न की दी होगी एक पेज पर। इसके बाद इसके अलावा 5 पेज और खाली होंगे, वो और ये मिलाकर आपको कुल 6 पेज मिलेंगे। तो प्रयास करिए आप एक पेज में 10 या 11 या 12 लाइन ही लिखें। मतलब आपकी जैसे पंक्तियाँ ये हैं, ये वाली जो खड़ी खड़ी होती हैं, ये 11 या 12 पंक्ति से अधिक ना हो, और एक पंक्ति में 9, 10 या 11 इससे अधिक शब्द ना हो। ठीक है, कुछ साथी होते हैं बहुत घना घना लिखते हैं, देखते हैं 13 या 14 शब्द लिख देते हैं, तो फिर वो घना घना देखने में उतना प्रभावी अच्छा नहीं लगता है, और चूंकि इनके बीच की दूरी भी कम हो जाती है। कुछ साथी 15-15 लाइन तक लिख देते हैं एक पेज में, तो फिर इनके बीच की दूरी कम हो जाती है और घिच पिच लगता है। तो एक जो मानक तरीका है वो आपको अभी स्पष्ट रूप से हम बता दें कि एक पेज में आप 10 या 11 लाइनें लिखिए, और एक लाइन में 9, 10 या 11 शब्द लिखिए। 9, 10, 11 का अर्थ है ये में और को और था और से, ये जो छोटे छोटे शब्द हैं ये भी काउंट होंगे। कभी भी निबंध में ये नहीं होता है कि छोटे छोटे शब्द नहीं काउंट होते हैं, ये भी काउंट होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक मानक आपको बता दें, आप कोई भी निबंध 5 पेज से कम मत लिखना। वहाँ पर 6 पेज अलाट होता है, 5 लिखिए, 5.5 लिखिए या 6 पूरा लिख दीजिए। सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है आपने 5.5 या 6 लिखा होगा अगर। ठीक है, यदि 5 से कम लिखा होगा तो उसका एक नकारात्मक अंकन होगा, आपको मतलब उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके आपके उससे क्या होगा, अंक कट जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको बता दिए हैं कि कैसे कैसे लिखना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। विषय, किसानों की आय दुगनी कैसे हो। तो सबसे पहले मैंने एक उदाहरण से किया है। कई साथियों ने कहा कि हमसे पूछा कि सर क्या कोई पंक्ति या कोई उदाहरण या कोई कविता के माध्यम से अगर हम निबंध का प्रारंभ करेंगे तो इसका कोई नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो हमको लगता है कि मैंने जितने भी निबंध लिखे हैं, समीक्षा अधिकारी हो चाहे पीसीएस मेंस की परीक्षा हो, उसमें मुझे सब में निबंध में अच्छे अंक मिले हैं। और आप अगर किसी पंक्ति से किसी निबंध का प्रारंभ करेंगे प्रस्तावना से पहले, तो उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि ये किसकी रचना है, और ये जो पंक्तियां यहाँ लिख रहे हों ये प्रासंगिक हों। प्रासंगिक का अर्थ है जो आपका निबंध का विषय है उससे इसका जो भावार्थ है वो मेल खाता हो। ऐसा ना हो कि निबंध का कुछ विषय और हो और आपने ज़बरदस्ती यहाँ पर वो पंक्तियाँ यहाँ पर इनपुट की हों, तो फिर उसका तब उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर किसानों की आय दुगनी कैसे हो, इस संबंध में मैंने जो उदाहरण लिया है, जो पंक्तियाँ ली हैं, उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। ये निबंध मैंने समीक्षा अधिकारी 2017 की मुख्य परीक्षा से पहले लिखा था प्रैक्टिस के तौर पर, तो हो सकता है इसमें कुछ डेटा वगैरह हो जो उस समय का हो। तो ये एक पंक्ति है, किसकी है, किसान कवि घाघ की है, तो मैंने लिखा भी है नीचे। ऊपर लिखित पंक्तियाँ किसान कवि घाघ द्वारा लिखी गई हैं तथा तत्समय की किसानों की स्थिति पर प्रकाश डालती हैं। प्राचीन काल में कृषि को व्यापार तथा नौकरी से भी उत्तम माना जाता था। कई साथी हमारे होंगे जो ग्रामीण परिवेश से होंगे या फिर जो नगरीय परिवेश है, शहरी परिवेश है, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं कि आज से 30-40 साल पहले या जिनकी उम्र 60-70 साल 80 साल के जो बाबा या नाना हैं, उनसे पूछ सकते हैं, तो वो बताएंगे कि कृषि पहले बहुत, इनका कृषि का स्थान बहुत अच्छा था, तब लोग नौकरी को प्रेफर नहीं करते थे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में पंक्तियाँ हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान। ठीक है, प्राचीन काल में कृषि को व्यापार तथा नौकरी से भी उत्तम माना जाता था, परंतु जैसे जैसे समय आर्थिक युग की तरफ बढ़ता गया कृषि की हालत दयनीय होती गई। इसका सीधा कारण कृषि से प्राप्त आय का अत्यंत कम होना है।
फलस्वरूप परिवार का पेट पालने के लिए कृषकों को कृषि कार्य छोड़कर मजदूरी आदि में संलग्न होना पड़ा। ये मेरी प्रस्तावना हो गई कि मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि कृषि का प्राचीन स्वरूप क्या था और कैसे कैसे इसमें बदलाव आए। तो ये कृषि की आय दुगनी कैसे हो, इसकी एक प्रस्तावना लिखी मैंने। इसके बाद आगे चलते हैं, दिखाते हैं क्या मैंने लिखा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की ज़्यादातर ग्रामीण जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। देश की खाद्यान्न आपूर्ति इन्हीं कृषकों द्वारा उपजाई गई फसल से होती है। ऐसे में कृषकों का मोह कृषि से भंग होना तथा मजदूरी की ओर उन्मुख होना खाद्य आपूर्ति संकट के भयावह संकेत देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिखा दिया, मैंने ये बता दिया कि भारत में कृषि का क्या महत्व है, अभी उसकी स्थिति क्या है और यहाँ के जो कृषक होते हैं उनके द्वारा उपजाई गई फसल से ही देश की खाद्यान्न आपूर्ति होती है। इसके बाद आगे लिखा है कि यदि ये कृषि से उन्मुख होकर कृषि से विमुख होकर ये जो है मजदूरी की ओर बढ़ रहे हैं, मजदूरी पेशा के रूप में अपना रहे हैं, तो ये जो है सीधा संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में खाद्य आपूर्ति संकट होगा, क्योंकि जब किसान जो है फसल नहीं उगाएंगे तो खाद्य आपूर्ति कहाँ से होगी। फिर आवश्यकता है कि कृषकों के कृषि से विमुख होने के कारणों का पता लगाया जाए तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के प्रभावी उपाय खोजे जाएं। ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। देखिए पैराग्राफ बहुत बड़ा नहीं है, ऊपर देखिए 3 5 5 3 8 पंक्तियों का। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री पिछले कई वर्षों से इस विकट समस्या के समाधान करने अर्थात कृषकों की आय वृद्धि करने के उपायों पर अमल करने पर बल देते रहे हैं। अच्छा, कोई एक पैराग्राफ अगर पूरे निबंध में आपका बड़ा हो जाता है, 10-12 लाइन का चला जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन सारे पैराग्राफ आपके बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई एक पैराग्राफ अगर छोटा रह गया, 4-5 लाइन का रह गया, तब भी कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। ठीक, उपायों पर अमल करने पर बल देते रहे हैं। पिछले वर्ष ही उन्होंने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस हेतु सरकार द्वारा अशोक दलवई समिति का गठन कर कृषकों की प्रमुख समस्याओं, न्यून आय के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक तथ्य यहाँ पर दे दिया कि अशोक दलवई समिति जो है किसानों की आय बढ़ाने के लिए गठित की गई है। अच्छा, एक चीज़ और, जो निबंध का एक मूल गुण होता है वो ये होता है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का अर्थ है कि पहले आप उसका प्राचीन स्वरूप बताइए कि जो आपने टॉपिक दिया है उसका प्राचीन स्वरूप क्या है, जो विषय मुझे निबंध लिखने को मिला है उसका प्राचीन स्वरूप क्या था और कैसे कैसे धीरे धीरे उसमें बदलाव आए और उसको वर्तमान स्वरूप से जोड़िए। इसके बाद इसका दूसरा जो गुण होता है मैंने बताया था, दूसरा गुण होता है निरंतरता। निरंतरता का अर्थ है कंटिन्यूटी, मतलब पिछला वाला पैराग्राफ जो है उसका अंतिम वाक्य अगले वाले पैराग्राफ के पहले वाक्य से जुड़ना चाहिए, वहाँ पर एक गैप नहीं होना चाहिए, कहीं पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है। ऐसा अगर लगेगा तो फिर वो निबंध एक अच्छा निबंध नहीं कहा जाएगा। इसके बाद ये मैंने न्यून आय के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देश के किसानों की आय के कम होने के कई कारण हैं, यहाँ पर मैंने कुछ कारण लिखे हैं। अच्छा, इसमें जो है क्रमबद्धता का अर्थ है, मैंने बताया था आपको कि पहले आप समस्याएं पहले प्राचीन उससे जोड़ेंगे, इसके बाद फिर उसमें क्या क्या समस्याएं हैं वो दिखाएंगे, उन समस्याओं का क्या समाधान है, फिर सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए, या इसके पहले आप दिखाएंगे कि समस्याओं से और कौन सी उनको कैसे समाधान किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक उनमें क्रम होता है, जो कि मैंने निबंध वाला एक वीडियो बताया था उसमें पूरा क्रम बताया है। उसमें एक मूल निबंध में कौन कौन से गुण होने चाहिए उसमें मैंने सब अच्छे से समझाया है। तो देश के किसानों की आय के कम होने के कई कारण हैं। नीतियों का उत्पादन केंद्रित होने के कारण, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने बाद में लिखा है चूँकि मैंने निबंध लिखने के बाद इसका मिलान किया एक मानक निबंध से, तो पाया कि ये लाइन मैं मिस कर रहा था। ये एक उपाय जो है कृषि आय कम होने का कारण जो है ये मिस कर रहा था कि नीतियाँ जो बनती हैं, जो सरकार द्वारा नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो समितियों द्वारा नीतियाँ सुझाई जाती हैं, उनका उत्पादित केंद्रित होना है। आपने देखा होगा हरित क्रांति में जो भी नीतियाँ बनी उन्होंने उत्पादन को तो बढ़ाया, लेकिन वो जो है कृषकों की आय बढ़ाने में सक्षम नहीं हुई। यही कारण था कि उत्पादन तो बहुत तीव्र गति से बढ़ा लेकिन कृषकों की आय नहीं बढ़ी। अच्छा, इसके अलावा मैंने कौन कौन से कारण दिए हैं यहाँ पर। अवैतनिक तकनीक से कृषि करना, संसाधनों का अभाव। अवैतनिक तकनीक से कृषि करना अर्थात आप भी देखते होंगे कि यहाँ की जो तकनीक है वो अवैज्ञानिक है। अभी भी जो है वो उपकरण या संसाधन उपलब्ध नहीं है जो परंपरागत तरीकों से ही कृषि करते चले आ रहे हैं यहाँ के कृषक। कृषि ऋण का अभाव, मानसून पर निर्भरता, फसल का उचित मूल्य न मिलना तथा लागत का अधिक होना प्रमुख कारण है। निबंध में आप सारे पहलुओं को सभी उसके सारे आयामों को दृष्टिगत रखते हुए तब आप निबंध लिखेंगे, उसका आप कोई भी आयाम मिस नहीं करेंगे। जब निबंध जो परीक्षक निबंध का मूल्यांकन कर रहे हों तो उनको लगे कि इस निबंध से जुड़े हुए सारे तथ्य उसने समाहित कर लिए हैं, या जो भी इस निबंध के बारे में लिखा जा सकता था वो अभ्यर्थी ने लिख दिया है।
इसके अलावा कहीं पर भी आपका निबंध जो है मूल विषय से डिगना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मूल विषय है उससे दूर हट जाए। मूल विषय के आसपास ही होना चाहिए, उसी से जुड़ा रहना चाहिए, उससे एक जुड़ाव होना चाहिए आपके निबंध का। भारत में कृषि एक पुश्तैनी व्यवसाय है तथा प्रायः परिवार के पेट पालन के लिए ही अन्न आदि का उत्पादन ही उनका लक्ष्य होता है। किसका? कृषकों का। आगे देखते हैं, वे नकदी फसलों के स्थान पर खाद्य फसलों को उपजाने को तरजीह देते हैं। आपने देखा होगा कि अभी भी खाद्य फसलों को ही उपजाने की तरजीह दी जाती है, क्योंकि कृषि को एक पेट पालने का एक साधन समझा जाता है। जबकि अगर इसे एक सही तरीके से कृषि की जाए तो बहुत अच्छे इससे आय का बहुत अच्छा स्रोत है ये। इसके अलावा संसाधनों के अभाव में कृषक पूर्ण क्षमता से उत्पादन का लाभ नहीं ले पाते हैं। यानी जो अवैज्ञानिक तरीके से अवैज्ञानिक तकनीक से जो कृषि करते हैं, इसके कारण क्या होता है, जो पूर्ण क्षमता होती है उत्पादक क्षमता भूमि की, उससे जो है वो वंचित रह जाते हैं। उसके अनुसार उत्पादन नहीं होता है। फसल को उचित मूल्य न मिल पाना या फसल का उचित मूल्य न मिल पाना कृषकों की निम्न आय का एक अन्य समस्या है जिसके कारण कभी कभी तो कृषकों को फसल को खेत में ही जलाना पड़ता है अथवा तोड़कर सड़क पर फेंकना पड़ता है। आपने देखा होगा कि 1 साल 2 साल पहले कुछ ऐसी समस्याएं होती थीं। ऐसी घटनाएं आपको समाचार पत्रों में सुनने को आती होंगी कि महाराष्ट्र वगैरह में कई जगहों पर कि फसल को तोड़कर सड़क पर, ओलक टमाटर वगैरह तोड़कर उसका मूल्य इतना कम हो जाता था कि ढुलाई का पैसा भी नहीं निकलता था, तो वो लोग क्या करते थे, उसको तोड़कर और सड़क पर डाल देते थे। यानी कि इसका कम निम्न आय का एक ये भी कारण है कि इनकी जो फसलों की कीमत है वो अच्छी नहीं मिल पाती है। धीरे धीरे इसके हालात सुधर रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छी नीतियां बनाई हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य एक निर्धारित कर दिया है और उसको जो है एक सुनियोजित तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। तो इसके कारण खैर अब ऐसी स्थिति बहुत नहीं देखने को मिलती है। आगे देखते हैं कि अब सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए। कृषकों की निम्न आय को दूर करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्नत बीजों की उपलब्धता, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्धता तथा कृषकों को वैज्ञानिक तरीके से कृषि करने के विभिन्न कार्यक्रमों को सुनिश्चित कर सरकार पूर्ण प्रयत्न कर रही है। ठीक है। इसके बाद परंतु कृषक जागरूकता के अभाव में या तो वे योजनाओं से अपरिचित रह जाते हैं या दोषपूर्ण भ्रष्टाचार युक्त तंत्र के कारण इनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हमने दिखाया है कि योजनाएं बहुत अच्छे से ऊपर बन के आती हैं, लेकिन कुछ उसमें कमियां रह जाती हैं। कुछ ऐसे कारक होते हैं जो उन योजनाओं को लक्षित उद्देश्य तक नहीं पहुँचने देते हैं, जिनकी वजह से जो योजनाओं का मूल उद्देश्य होता है वो उससे वंचित रह जाती हैं या वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। योजनाएं अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल साबित हो रही हैं। केवल आंकड़ों में ही कृषि आय बढ़ोतरी दर्शाकर सरकार वाहवाही लूटने का प्रयत्न कर रही है। तो यहाँ पर मैंने एक ये नकारात्मक पॉइंट लिखा है। आपको प्रयास करना है, चूंकि उस समय हमको ये बिंदु नहीं पता था, आपको प्रयास करना है कि कहीं पर भी सरकार की आलोचना नहीं करनी है, समालोचना करनी है। ठीक है। क्या करना है, कहीं पर भी आप ये ना हो कि निबंध में आप जज बन जाएं। कहीं पर आपको, परीक्षक को नहीं लगना चाहिए कि निबंध में न्यायाधीश की भूमिका में निबंध लिखा गया है। तो यहाँ पर आप ये दिखा सकते हैं कि इसमें कहाँ पर कमी रह गई या फिर कहाँ पर क्या सुधार किया जा सकता था। ठीक है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से। कहीं पर आप मतलब एक आलोचना नहीं कर सकते हैं किसी नीति की। तो यहाँ पर आगे इसमें दिखाया है कि इस संबंध में कवि आदम गोडवी को निम्नलिखित पंक्तियाँ सटीक साबित होती हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो कई बार ऐसा होता है कि वास्तव में कुछ आंकड़े कुछ और होते हैं और प्रदर्शित कुछ और होते हैं। तो इस आधार पर मैंने ये एक पंक्ति इससे जुड़ी हुई थी, सटीक इसका अर्थ निकल रहा था, भावार्थ सेम था, इसलिए मैंने ये पंक्ति आदम गोडवी जी की यहाँ पर लिख दी। इसके बाद देखते हैं आगे। अगर सरकार वास्तव में कृषकों की शुभचिंतक है तथा आय दोगुनी करना चाहती है तो योजनाओं को आरंभ करना ही काफ़ी नहीं है। अब यहाँ पर हम इसके समाधान दिखा रहे हैं कि समस्याओं पर जो सरकार प्रयास कर रही है उसमें कहाँ कहाँ पर और क्या क्या सुधार हो सकते हैं या होने चाहिए। सरकार को चाहिए कि इनके क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि केवल नीतियाँ बनाना ही पर्याप्त नहीं है। हालांकि सरकार प्रत्येक स्तर पर सरकार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, लेकिन फिर भी उनकी मॉनिटरिंग के लिए और अधिक अच्छे तंत्र की आवश्यकता है। इसके साथ ही वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं। आपने देखा होगा कि कृषकों में अवैज्ञानिक सोच के कारण उनकी फसल जो है वो उत्पादन कम रह जाता है। तो इनमें वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाए, कैंप लगाए जाएं तथा ग्रामीण कृषकों की अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित की जाए, जिसमें ग्रामीण कृषकों को विभिन्न माध्यमों से या कुछ उनको लाभ का एक वो देकर कोई लाभ का एक विषय बनाकर उनको उसमें जोड़ा जाए, उनकी अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
किसानों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर कर की दर को कम किया जाए तथा फसल के उत्पादन में आने वाली लागत को कम किया जाए। ये भी 2 उपाय हैं। इसके अलावा किसानों की फसल को उचित मूल्य दिलाकर उनकी आय में वृद्धि का सार्थक प्रयास किया जा सकता है, जो कि अब किया भी जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सेट किया गया है, जिससे किसानों की जो आय है वो बढ़ रही है। और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में किसानों की आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो वास्तविक रिपोर्टें हैं वो दिखाएंगी और ये ऐसा होगा। आगे देखते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रतिशत बढ़ाने हेतु उपयुक्त कदम उठाया जाना अति आवश्यक है। देखिए, अब धीरे धीरे कृषि का प्रतिशत जो है देश की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, घट रहा है। कृषि हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है वो धीरे धीरे, आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में ही कृषि आता है, तो इसका जो पोर्शन है, इसका प्रतिशत है वो धीरे धीरे घट रहा है। आप देखेंगे आज़ादी के बाद से और अभी तक धीरे धीरे घटता ही आया, कहीं पर बढ़ा नहीं है। सरकार को ऐसे व्यक्तियों को भी अस्थायी रूप से नियुक्त कर कृषि आय वृद्धि में आने वाली समस्याओं को जानने के लिए कृषकों से सीधा संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है। देखिए, इसमें जो नीति निर्माता होते हैं, वास्तव में वो कृषक नहीं होते हैं, तो उनको जो कृषकों की मूल समस्याएं हैं वो नहीं पता होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सुझाव दिया है, ये मेरा अपना विचार है कि चूंकि हम निबंध अपने तरीके से लिख सकते हैं तो अपने विचारों के लिए स्वच्छंद हैं। तो हमने यहाँ पर ये विचार दिया है, मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है कि कृषकों के बीच से ही कुछ लोग नियुक्त किए जाएं जो कृषकों की समस्याओं से अवगत हों, उनको पता हो कि कृषकों की क्या क्या समस्याएं होती हैं। वो क्या करें, एक मीडिएटर के रूप में काम करें कृषकों और नीति निर्माताओं के मध्य। वो कृषकों की समस्याएं वहाँ तक पहुँचाएँ और तदनुसार नीतियाँ बनाई जाएँ निर्माताओं द्वारा। ठीक है, तो ये मैंने एक यहाँ पर दिया कि ऐसे लोगों की अस्थायी रूप से नियुक्त की जाए, या सरकार जैसे चाहे स्थायी रूप से, एक सुझाव की बात है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जानने के लिए कृषकों से सीधा संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे जो नीतियाँ बनाई जाएं वो कृषकों की समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम हो। जो मैंने बात पहले बताई वही यहाँ पर लिखी है। इसके बाद, किसी देश की प्रगति उस देश के नागरिकों की खुशहाली में परिलक्षित होती है। देश की वास्तविक प्रगति के मायने प्राप्त करने के लिए हम सबको सरकार के प्रयासों के साथ मिलकर कृषि आय में वृद्धि करने के उपायों को खोजना होगा तथा आगामी वर्षों में, ये मेरी उपसंहार है यहाँ पर जो हमने ये लिखा है, देश की अर्थव्यवस्था से यहाँ से प्रारंभ किया है। किसी देश की प्रगति उस देश के नागरिकों की खुशहाली में परिलक्षित होती है। देश की वास्तविक प्रगति के मायने प्राप्त करने के लिए हम सबको सरकार के प्रयासों के साथ मिलकर कृषि आय में वृद्धि करने के उपायों को खोजना होगा तथा आगामी वर्षों में कृषि आय दुगनी कर उनके चेहरों पर खुशी लानी होगी। तभी लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया नारा जय जवान जय किसान सार्थक सिद्ध होगा। तो आप अंत में उपसंहार में एक पॉजिटिव नोट पर इसको एंड करेंगे। आप बहुत आशावान तरीके से आपको मतलब निबंध में ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे परीक्षक को लगे कि आप बहुत आशावान हैं और आपके शब्दों में बहुत अधिक आशा झलक रही है और इसके जो परिणाम हैं वो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसा उसका अर्थ निकल रहा है। तो ये कुल मिलाकर एक निबंध मैंने लिखा, कृषकों की आय दुगनी कैसे हो। आप लोग बताइएगा कि निबंध कैसा है, आपको इसमें जो मैंने मूल गुण बताए वो आपको कैसे लगे। अगला निबंध लेकर हम जल्दी ही आते हैं। धन्यवाद।